जब बात पैसों की आती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल नॉलेज ही सफलता की कुंजी है। हम ये मान लेते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल जार्गन, मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में माहिर हैं, वही लोग जरूर कामयाब होंगे। लेकिन जैसा कि मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बखूबी बताया है, हमारा व्यवहार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि हम उस ज्ञान पर कैसे अमल करते हैं। यह किताब साइकोलॉजी और फाइनेंस के फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन के बारे में गहराई से बताती है और यह बताती है कि कैसे हमारी इमोशंस, बायसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को आकार देते हैं। यह उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ नंबर्स को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में है। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे पर्सनल बिलीफ्स, फियर्स और एस्पिरेशंस से जुड़े होते हैं। हाउसल का कहना है कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब यह नहीं है कि आप कमरे में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति बने, बल्कि यह सही माइंडसेट रखने और साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स पर टिके रहने के लिए डिसिप्लिन रखने के बारे में है। यह इन्वेस्टिंग के मेंटल गेम में माहिर होने और साउंड फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करने के बारे में है। इसमें पेशेंस, रेजिलियंस और प्रेशर में शांत रहने की क्षमता शामिल है। हमारा व्यवहार, जो अक्सर डीपली इंग्रेन्ड बिलीफ्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेज से प्रेरित होता है, हमें समृद्धि की ओर ले जा सकता है या हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, डर के कारण ओवरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हो सकते हैं, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रेकलेस फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं। इस ऐसे में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ की इनसाइट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वे रियल लाइफ सिनेरियोज में कैसे काम करती है और स्मार्टर फाइनेंशियल चॉइसेस करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। हम देखेंगे कि कैसे अपनी साइकोलॉजी को समझने से हमें कॉमन पिटफॉल्स से बचने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। जरा सोचिए, हम सभी ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स से मिले हैं जो पूर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अपनी इंटेलिजेंस के बावजूद वे कर्ज से जूझ सकते हैं, इंपल्सिव परचेसेस कर सकते हैं या भविष्य के लिए बचत करने में विफल हो सकते हैं। इसके विपरीत हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज तो कम है, लेकिन वे लगातार वेल्थ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके पास एडवांस्ड डिग्रीज न हो या वे हाई पेइंग जॉब्स में काम न करते हों, लेकिन वे अपनी सीमा में रहने, नियमित रूप से बचत करने और समझदारी से निवेश करने के महत्व को समझते हैं। यह अंतर बिहेवियर की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि आप उस ज्ञान को अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करते हैं। इस सिद्धांत को समझना हमारे फाइनेंसेस को नियंत्रण में रखने और एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने की दिशा में पहला कदम है। हमारे बिहेवियर को प्रभावित करने वाले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को पहचानकर हम उन पर काबू पाने और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। अगले सेक्शंस में हम किताब में उल्लिखित स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में और जानेंगे, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और एक्शनेबल एडवाइस देंगे ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस की जटिल दुनिया में नेविगेट करने में मदद मिल सके। हम लक और रिस्क के इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के महत्व और कंपाउंडिंग की शक्ति जैसे कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे की साइकोलॉजी को समझकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हों। यह ज्ञान हमें अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को नियंत्रण में रखने और एक ऐसा फ्यूचर बनाने का अधिकार देता है जो हमारे ट्रू वैल्यूज और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंस में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है कंपाउंडिंग का जादू। यह कॉन्सेप्ट, दो सिंपल इन इट्स एसेंस, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ऐसे बदलने की क्षमता रखता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और यह सही भी है। वह समझते थे कि कंपाउंडिंग समय के साथ मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को सब्सटैंशियल वेल्थ में बदल सकता है, जिससे यह स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की आधारशिला बन जाता है। कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया है जहां आपके पैसे ब्याज कमाते हैं और फिर वह ब्याज कमाता है, जिससे एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा होता है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिनियरली नहीं बढ़ता है, यह तेजी से बढ़ता है क्योंकि ब्याज कंपाउंड होता है। कल्पना कीजिए कि आपने स्टॉक्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में $10,000 का निवेश किया है, जो एवरेज एनुअल रिटर्न 7% देता है। ये डाइवर्सिफाइड अप्रोच ग्रोथ की अनुमति देते हुए जोखिमों को कम करने में मदद करता है।
पहले साल के बाद आप $700 ब्याज के रूप में कमाते हैं। शुरुआत में यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह किसी बड़ी चीज की नींव है। लेकिन यहाँ जादू होता है। दूसरे वर्ष में आप न केवल अपने शुरुआती $10,000 पर ब्याज कमा रहे हैं, बल्कि उस $700 पर भी ब्याज कमा रहे हैं जो आपने पिछले वर्ष ब्याज के रूप में कमाया था। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट अब आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर रहा है। यह कंपाउंडिंग इफेक्ट साल दर साल जारी रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है। आप अपने पैसे को जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करके छोड़ेंगे, यह इफेक्ट उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझने के लिए इस पर विचार करें। यदि आपने उसी $10,000 का निवेश किया और उसे 30 साल के लिए अनटच्ड छोड़ दिया, तो ये मानते हुए कि कंसिस्टेंट 7% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग $76,000 हो जाएगा। ये समय के साथ आपके पैसे को आपके लिए काम करने देने की असली ताकत है। ये आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 7 गुना से भी ज्यादा है, और ये सब कंपाउंडिंग के जादू के कारण हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही कंपाउंडिंग को वेल्थ क्रिएशन में इतना पावरफुल टूल बनाती है। यहाँ की टेकअवे जल्दी शुरुआत करने का महत्व है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, आपके पैसे के पास बढ़ने और कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, भले ही छोटी रकम से ही क्यों ना हो, आपके पैसे के पास कंपाउंड होने और एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए उतना ही ज्यादा समय होता है। स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से समय के साथ सब्सटैंशियल वेल्थ का निर्माण हो सकता है। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है, तो टाइम आपका सबसे बड़ा साथी होता है, और आप जितनी जल्दी कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करेंगे, लॉन्ग रन में आपके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स उतने ही ज्यादा होंगे। याद रखें, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितने समय तक बढ़ने देते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और कंपाउंडिंग के जादू को अपने लिए काम करने दें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल रिच होने और वेल्थी होने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। यह अंतर केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे अप्रोच करते हैं और मैनेज करते हैं। हालांकि अक्सर इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये टर्म्स दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेट्स को दर्शाते हैं। रिच होना अक्सर इमीडिएट, यहाँ और अभी के बारे में होता है, जबकि वेल्थी होना फ्यूचर और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में होता है। पैसे के साथ एक हेल्थी और सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करने और ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है जो हमारे वैल्यूज और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हों। हाउसेल के अनुसार रिच होना अक्सर हाई इनकम और लैविश लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। यह वेल्थ के उन विजिबल साइंस के बारे में है जिन्हें दूसरे लोग देख सकते हैं और एडमायर कर सकते हैं। यह महंगी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स और एक्सट्रावेगेंट वेकेशंस के जरिए अपनी वेल्थ दिखाने के बारे में है। ये सफलता के वो सिंबल्स हैं जिन्हें सोसाइटी अक्सर सेलिब्रेट करती है। हालांकि यह स्थिति अक्सर फ्लीटिंग और प्रिकेरियस होती है, जो हाई इनकम स्ट्रीम को बनाए रखने पर निर्भर करती है। केयरफुल मैनेजमेंट के बिना रिचेस जल्दी गायब हो सकते हैं और व्यक्ति फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ सकता है। दूसरी ओर, वेल्थ का मतलब है कि आपके पास अपनी शर्तों पर जीवन जीने की फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप समय के साथ कितना कीप करते हैं और ग्रो करते हैं। ये आपके पास अपने पैशंस को परस्यू करने, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने और पेचेक के मोहताज न रहने के लिए रिसोर्सेज होने के बारे में है। वेल्थ आपको ऐसे चॉइसेस करने की फ्रीडम देती है जो आपकी लाइफ को मटेरियल पोजेशन से परे एनरिच करते हैं। वेल्थ डिसिप्लिन्ड सेविंग, इन्वेस्टिंग और अपनी सीमा से कम खर्च करके बनाई जाती है। ये ऐसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और ग्रोथ सुनिश्चित करते हैं। यह उन एसेट्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में है जो इनकम जनरेट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अन्य इन्वेस्टमेंट्स वेल्थ बनाने और सस्टेन करने के टूल्स हैं। एक हाईली पेड एथलीट या सेलिब्रिटी का उदाहरण लीजिए, जो सालाना लाखों डॉलर कमाता है लेकिन रेकलेसली खर्च करता है और अंत में बैंकरप्ट हो जाता है। उनकी हाई इनकम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बराबर नहीं है। उन्हें रिच माना जा सकता है, लेकिन वे वेल्थी नहीं है। उनके फाइनेंशियल डिसीजंस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फ्रीडम का समर्थन नहीं करते हैं। इसके विपरीत, एक मितव्ययी एंटरप्रेन्योर जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है और समझदारी से इन्वेस्ट करता है, एक कंफर्टेबल लेकिन एक्सट्रावेगेंट नहीं जीवन जीता है, उसे वेल्थी माना जा सकता है, भले ही उसकी इनकम उतनी ज्यादा ना हो। उनका फोकस सस्टेनेबल ग्रोथ और सिक्योरिटी पर होता है। यहाँ की टेकअवे यह है कि ट्रू वेल्थ का मतलब दूसरों से आगे रहना
या अपनी समृद्धि दिखाना नहीं है। ये उन चॉइसेस बनाने के बारे में है जो आपके वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हों। ये एक फुलफिलिंग लाइफ जीने, अपने पैशंस को परस्यू करने और पैसे की कमी के बिना अपने गोल्स को अचीव करने की फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बारे में है। ट्रू वेल्थ आपको उन चीजों पर फोकस करने की अनुमति देती है जो वास्तव में जीवन में मायने रखती है। यह एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के बारे में है जो आपके और आपके लव्ड वंस के लिए सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड प्रदान करती है। यह फाउंडेशन स्मार्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन्ड सेविंग और वाइज इन्वेस्टिंग पर बनी होती है। अंततः लक्ष्य एक ऐसा जीवन बनाना है जहां पैसा एक ऐसा टूल हो जो आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का समर्थन करता है, न कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी का स्रोत। रिच होने और वेल्थी होने के बीच के अंतर को समझकर आप ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो एक ज्यादा सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर की ओर ले जाते हैं।